हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सारी टर्म्स बहुत बार सुनी होंगी और आपने सोचा होगा कि ये क्या होती हैं और आपको कहीं ना कहीं से ये पता भी चल गया होगा कि ये डेरिवेटिव्स होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली फ्यूचर्स होते क्या हैं, इनको ट्रेड कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं, उसकी मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके ऊपर तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ भी डाल रखी हैं। तो आप चाहें तो वो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो सारी की सारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और अपने एंड पे देख सकते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं फ्यूचर्स के बारे में। सबसे पहले एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ऑब्लिगेट द पार्टीज टू ट्रांजैक्ट एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। डेरिवेटिव को क्या मतलब है, आपको पता होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स होते हैं, ये अपनी वैल्यू को एक अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव करते हैं। इनकी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट से आती है। अब ये जो एसेट है, ये एसेट कुछ भी हो सकता है। ये एक इंडेक्स हो सकता है, ये एक स्टॉक हो सकता है, ये एक कमोडिटी हो सकता है, ये एक करेंसी हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकता है। डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ऑब्लिगेट द पार्टीज। अब ये ऑब्लिगेशन क्या है, ये ऑब्लिगेशन यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों। द बायर मस्ट परचेज और द सेलर मस्ट सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द सेट प्राइस रिगार्डलेस ऑफ द करंट मार्केट प्राइस एट द एक्सपायरेशन डेट। ये एक ऑब्लिगेशन है। ये ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में हो गया, पार्टीज का क्या मतलब है, बायर्स एंड सेलर्स। पार्टीज का मतलब है बायर एंड अ सेलर। तो ये अगर दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उनका ऑब्लिगेशन होता है कि जो भी प्राइस फिक्स किया गया है उस प्राइस पे आपको एसेट को लेना और देना पड़ेगा। अब ये जो चीजें हैं, प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस, ये क्या चीज है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए आपको लगता है कि कोई स्टॉक है जो कि अभी चल रहा है 100 रुपए के आसपास। आपको लगता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। अगर फ्यूचर में वैल्यू बढ़ गई और आपको वो स्टॉक खरीदना है तो आपको उसके ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। सपोज करिए 100 रुपए के आसपास चल रहा है, आपको लगता है एक महीने बाद इसकी वैल्यू 120 हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे सेलर के साथ कि भाई तू मुझे इस स्टॉक का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए में दे दे, 100 रुपए में दे दे। अब 100 रुपए में जब आप उसके साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, आप फ्यूचर डेट में एक चीज को आज ही खरीद रहे हैं 100 रुपए में, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सेलर ने इसको 100 रुपए में क्यों बेचा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ क्यों किया, क्योंकि सेलर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके इसकी वैल्यू घट सकती है। अब सपोज करिए फ्यूचर में जाके उसकी वैल्यू 120 हो गई, तो यहां पे ये जो लाइन थी ये पढ़िए, द बायर मस्ट परचेज और द सेलर मस्ट सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द सेट प्राइस। ये जो प्राइस सेट हुआ था ना 100 रुपए का, अब चाहे स्टॉक का प्राइस एक्सपायरी वाले दिन या फिर कहिए फ्यूचर में 120 भी हो गया, लेकिन सेलर को ये जो 120 की चीज़ है आपको 100 रुपए में ही बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। रिगार्डलेस ऑफ द करंट मार्केट प्राइस एट द एक्सपायरेशन डेट, यहाँ पे लिखा है ना रिगार्डलेस ऑफ द करंट मार्केट प्राइस। इसका मतलब मार्केट प्राइस फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो गया हो, आपको सेलर को 100 रुपए में ही देना पड़ेगा और बायर को 120 की चीज़ 100 रुपए में मिल जाएगी। इसका मतलब बायर को फायदा हो जाएगा, सेलर को नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या हमेशा बायर को ही फायदा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सोचा था कि मैं 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूं, फ्यूचर में जाके प्राइस बढ़ जाएगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें नहीं पता ना। हो सकता है 100 रुपए की वैल्यू की चीज़ कल को 80 की हो गई। तो सपोज करिए एक्सपायरी डेट पे ये चीज़ 80 की हो गई होती तो आपको यहाँ पे लॉस हो गया होता, क्योंकि आपने 80 की चीज़ 100 रुपए में खरीद ली। अब यहाँ पे ये जो हमने ऑब्लिगेशन पढ़ा था, यहाँ पे ऑब्लिगेशन लग जाएगा आपके ऊपर। और द बायर मस्ट परचेज, ये जो लाइन है फिर से आ जाएगी, द बायर मस्ट परचेज और द सेलर मस्ट सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द सेट प्राइस। तो आपको बायर मस्ट परचेज वाली ये चीज लगेगी, आपको 80 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको लॉस भी हो सकता है। तो फ्यूचर्स में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो सोचा था वैसा हुआ कि नहीं। अब दोस्तों, ये सारी चीजें थियोरेटिकल हो गई। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की और जो चीजें हमारे ट्रेडिंग में काम आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई ये जो एक्सपायरी डेट है, अभी हमने एक्सपायरी डेट जो सीखी, इसका क्या मतलब है कि फ्यूचर डेट के लिए खरीद लिया। तो सपोज करिए दोस्तों, आज महीने का जस्ट स्टार्टिंग हुई है, आज है 9th ऑफ जनवरी। आज 9th ऑफ जनवरी है, तो आप 9th ऑफ जनवरी में कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। आप जनवरी का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं अगर आप निफ्टी का साइन करना चाहते हैं, ये जनवरी का निफ्टी का फ्यूचर है। आप फरवरी का कर सकते हैं और आप मार्च का कर सकते हैं।
तो बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो सेम मंथ में कर लीजिए, या उससे अगले महीने का कर लीजिए, या उससे अगले महीने का कर लीजिए। जब आप फरवरी मंथ में चले जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, इस तरीके से होंगे। जब भी आप जिस महीने में होंगे उस महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा आपके पास, उससे अगले महीने का होगा, उससे अगले महीने का होगा। ये मैंने आपको निफ्टी का फ्यूचर दिखाया, क्योंकि इंडेक्स का भी फ्यूचर हो सकता है, स्टॉक ऑप्शन का भी फ्यूचर हो सकता है। जैसे कि ये रिलायंस का है, रिलायंस का जनवरी का फ्यूचर है, रिलायंस का फरवरी का फ्यूचर है, रिलायंस का मार्च का फ्यूचर है। तो ये सारी तो आपको एक्सपायरीज के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अब एक्सपायरी इसमें कब होती है? अगर आपने जनवरी का फ्यूचर लिया है तो जनवरी के लास्ट थर्सडे, बेसिकली लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में एक्सपायरी होती है। अब अगर जनवरी का है तो लास्ट थर्सडे ऑफ द जनवरी हो जाएगा, अगर फरवरी का है तो लास्ट थर्सडे ऑफ द फरवरी हो जाएगा, अगर मार्च का है तो लास्ट थर्सडे ऑफ मार्च हो जाएगा, और उस दिन एक्सपायरी होगी। अब एक्सपायरी का क्या मतलब है? ये जो भी आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इसकी वैलिडिटी एक्सपायरी तक होती है। एक्सपायरी वाले दिन आपका वो ऑब्लिगेशन लगेगा जो मैंने आपको पीछे बताया था। ऑब्लिगेशन क्या होता है कि जो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस था उस प्राइस पे आपको एसेट को बेचना या खरीदना पड़ेगा। अगर आप बायर हैं तो आपको बाय करना पड़ेगा, अगर आप सेलर हैं फ्यूचर के तो आपको सेल करना पड़ेगा एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। और ये जो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आपको ये ट्रांजैक्शन करनी है ये एक्सपायरी वाले दिन करनी है। एक्सपायरी कब होती है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अब दोस्तों हमने पीछे एक चीज डिस्कस की थी कि अंडरलाइंग एसेट और एक प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो ये जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है फ्यूचर का, ये कैसे डिसाइड होता है? तो आपने पढ़ा होगा अभी पीछे डेफिनेशन में कि ये जो फ्यूचर्स होते हैं या जो ऑप्शंस होते हैं ये डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स होते हैं इसका क्या मतलब है कि इनकी वैल्यू इनके अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव होती है। तो अगर मान लो ये जैसे मैं रिलायंस स्टॉक है, ये फ्यूचर नहीं है, दिस इज नॉट फ्यूचर, ये फ्यूचर नहीं है, ये रिलायंस स्टॉक है, ठीक है। रिलायंस स्टॉक की अभी वैल्यू चल रही है 2436, ये इसकी वैल्यू चल रही है। तो जब आप रिलायंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे ना, रिलायंस का कोई फ्यूचर खरीदेंगे या बेचेंगे, उसकी वैल्यू इसी से ड्राइव होगी, उसकी वैल्यू इसी से ड्राइव होगी। और जनरली आप देखेंगे जो फ्यूचर की वैल्यू होती है वो इसी के आसपास होगी, एंड जनरली ऑन दी हायर साइड। आप देखें तो हम रिलायंस के फ्यूचर का प्राइस देखते हैं, तो रिलायंस का फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 2445, तो 9-10 रुपये रिलायंस का जो स्टॉक था वो 2436 पे चल रहा था, 2436 पे चल रहा था, और रिलायंस का जो फ्यूचर है वो चल रहा है 2445 पे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो रिलायंस के स्टॉक से ही ड्राइव हो रही है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा प्री डिटरमाइंड प्राइस। और प्री डिटरमाइंड डेट क्या है वो मैंने आपको बता दी है कि एक्सपायरी कब होती है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में होती है। ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इक्विटी में एक स्टॉक खरीद सकते हैं, 2 स्टॉक खरीद सकते हैं, कितने भी स्टॉक्स खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप आ जाते हैं डेरिवेटिव्स में और जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि मैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ एक प्री डिटरमाइंड प्राइस और प्री डिटरमाइंड डेट के लिए, तो आपको वहाँ पे लॉट साइज में काम करना पड़ता है। आप एक स्टॉक के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते या 2 स्टॉक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल लॉट्स या सिंगल लॉट में काम करना पड़ेगा। अब जैसे रिलायंस का लॉट साइज है 250, तो जब आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे ना, ये मैं ज़ीरोधा से स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ कि ज़ीरोधा में आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी पड़ती है। तो आपको जब यहाँ पे क्वांटिटी डालनी पड़ेगी तो आपको यहाँ पे 250 या 500 या 750 लॉट साइज़ के मल्टीपल्स में ही डालनी पड़ेंगी। आप 1 या 2 स्टॉक के लिए फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, आपको लॉट साइज़ में ही करना पड़ेगा, विच इज़ सेम एज इन ऑप्शंस। ऑप्शंस में भी ऐसा होता है, आपने देखा ही होगा। तो ये बात तो हो गई लॉट साइज की। और अब बात करते हैं मार्जिन की दोस्तों। तो जब भी दोस्तों आप फ्यूचर खरीदने जाते हैं या फ्यूचर बेचने जाते हैं तो वहां पे आपको एक मार्जिन देनी होती है। सपोज करिए आप रिलायंस का फ्यूचर खरीदना चाहते हैं जहां पे आपने क्वांटिटी डाली 250, क्योंकि उसका लॉट साइज है 250। तो अब इसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसका प्राइस तो चल रहा था 2445 के आसपास। तो अब हमें क्या 2445 इंटू 250 देने पड़ेंगे, ये क्योंकि फ्यूचर का प्राइस है, या फिर रिलायंस के स्टॉक का प्राइस था 2436 इंटू 250 देने पड़ेंगे। हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, तो उसी को कहते हैं मार्जिन। हमें यहाँ पे मार्जिन देनी पड़ेगी। ना तो हमें 2445 इंटू 250 देने हैं, ना हमें 2436 इंटू 250 देने हैं, हमें एक मार्जिन देनी होती है। अब ये जो मार्जिन है ये आपके ब्रोकर द्वारा खुद से कैलकुलेट की जाती है, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपको उन सारी चीज़ों में नहीं जाना है। आपको सीधा मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है वो आपके ब्रोकर पे चेक कर लेना है। आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं उसका एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर होगा, आप वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ तो ये मैं ज़ीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर से
से इसकी मार्जिन लेकर के आया हूँ कि अगर आपको रिलायंस का 2022 की जनवरी का अगर एक फ्यूचर खरीदना है 250 क्वांटिटी और ये बी लिखा हुआ है बाय के लिए, तो आपको टोटल मार्जिन 1,36,000 के आसपास देनी पड़ेगी। 1,36,000 में आप 250 क्वांटिटी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। और जबकि अगर आप 2445 इंटू 250 करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, 10 लाख के आसपास का अमाउंट आएगा। तो 10 लाख के आसपास की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को आप 1,36,000 के आसपास ही साइन कर सकते हैं। यही मेन फ़ायदा होता है फ्यूचर्स को खरीदने का। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे काम की। अगर आपको लगता था कि इस स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है तो आपने यहां पे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया। लेकिन आप उसकी जगह सीधे सीधे स्टॉक्स भी तो खरीद सकते थे। आप सीधे सीधे मार्केट से जाके 250 स्टॉक्स खरीद लेते फ्यूचर को खरीदने से अच्छा। तो आपको अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता तो आपको इसमें ही प्रॉफिट हो जाता। तो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों खरीदें? क्योंकि भाई अगर आप स्टॉक्स खरीदने जाते तो आपको पैसा कितना देना पड़ता? रिलायंस के एक स्टॉक का प्राइस कितना था? 2436। और अगर आपको 250 क्वांटिटी खरीदनी है तो आपको देने पड़ते 2436 मल्टीप्लाइड बाय 250। ये आपका कितना पैसा हो जाएगा भाई? आप बताइए। 5 लाख के आसपास, सॉरी 5 लाख के आसपास है गाइज, मैंने पीछे 10 लाख के आसपास बोल दिया था। ये आपका 5 या 6 लाख के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बैठ रही है। तो अगर आप सीधे सीधे इक्विटी में स्टॉक्स खरीदने जाते तो आपको 5-6 लाख रुपए देने पड़ते, जबकि अगर आपने फ्यूचर खरीदा तो आपका काम 1,36,000 में ही हो गया। तो ये फ़ायदा होता है फ्यूचर्स को खरीदने का कि अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई तो कम पैसे में ही आपके जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसका एक कुछ डीमेरिट भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों एक्सपायरी की बात करते हैं। हमने सारी चीज़ें जान ली। सबसे पहले हमने क्या जाना कि भाई कि किस प्राइस पे हम खरीदते हैं। एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है। प्री डिटरमाइंड प्राइस कैसे निकलता है? वो उसके अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू से निकलता है। उसके बाद हम उसको खरीद लेते हैं। उसमें लॉट साइज के मल्टीपल्स में हमें क्वांटिटी डालनी होती है और उसकी एक एक्सपायरी होती है जो होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ पे। लेकिन एक्सपायरी पे एक्चुअल में क्या होता है? तो सपोज करिए आपने रिलायंस का फ्यूचर खरीद लिया, उसके 250 क्वांटिटीज़ खरीद ली और एक्सपायरी आ गई, और एक्सपायरी वाले दिन आपने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया। तो एक्सपायरी वाले दिन इसका क्या सेटलमेंट होगा? 2 तरीके के सेटलमेंट होते हैं गाइज। एक होता है फिजिकल सेटलमेंट और एक होता है कैश सेटलमेंट। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस जैसे कि रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया या आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोई और हो गया, तो इनमें आपका फिजिकल सेटलमेंट होगा। फिजिकल सेटलमेंट कैसे होगा? आपने खरीदा था, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस था 2445 पे, और मान लेते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन ये हो गया 545, मान लेते हैं 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपका यहाँ पे 100 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस आपको कैसे मिलेगा भाई? स्टॉक ऑप्शंस में फिजिकल सेटलमेंट होता है। इसका मतलब है आपको ये जो 2545 की चीज़ है ये 2445 में ही मिल जाएगी। आपको यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब ये 2545 के स्टॉक्स, आपको 250 स्टॉक्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कितने कटेंगे? वो कटेंगे 2445 के हिसाब से। तो आपके पास 100 रुपये पर स्टॉक प्रॉफिट हो जाएगा और आप उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये होगा फिजिकल सेटलमेंट के थ्रू। अब ये एक्चुअल में आपका रियलाइज प्रॉफिट कब होगा? जब आपको ये स्टॉक्स मिल जाएंगे और आप इन स्टॉक्स को मार्केट में बेच देंगे, तब जाके आपका रियलाइज प्रॉफिट होगा। ये स्टॉक ऑप्शंस में होता है। लेकिन अगर आपका कैश सेटलमेंट है, कैश सेटलमेंट होता है दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी अदर इंडेक्स में अगर आप काम कर रहे हैं। इंडेक्स में होता है कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट का मतलब क्या है? सपोज करिए आपने निफ्टी का फ्यूचर खरीद रखा है, आपने खरीदा था 17,500 पे खरीदा था सपोज करिए, और एक्सपायरी वाले दिन इसकी वैल्यू हो गई 17,600। तो आपको 100 रुपये पर स्टॉक आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और ये जितना भी डिफरेंस है, 100 रुपये का डिफरेंस है इनटू लॉट साइज, आपको सीधा सीधा एज अ कैश मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक्स में आपको ये फिजिकल सेटलमेंट होता है। पहले आपको स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन क्योंकि सस्ते में मिल जाएंगे स्टॉक्स, तब आप उनको मार्केट में बेचेंगे, तब जाके आपको वो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं एक्सपायरी की। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदें और उसकी फिर एक्सपायरी हो और फिर आपको स्टॉक्स मिलें और आप फिर उनको बेचें, तब जाके ही आपको प्रॉफिट हो। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, अगर स्टॉक की वैल्यू कल ही बढ़ गई तो ये इस फ्यूचर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू स्टॉक से ही ड्राइव होती है। तो आप एक्सपायरी से पहले भी कभी भी फ्यूचर को बेच सकते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट फील हो, आप कभी भी इसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपायरी तक नहीं बेचेंगे इसको, तो आपका फिजिकल सेटलमेंट होगा।
अब दोस्तों एक बार समराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं तो इधर उधर ना हो जाएं, हम सारी चीज़ें समराइज़ कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोई भी लॉजिकल डाउट होगा उसका आंसर करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है अंडरलाइंग एसेट। जो फ्यूचर की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू उसके अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव होती है, क्योंकि ये एक डेरिवेटिव है। और उसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉक का प्राइस चल रहा होगा उसके आसपास ही 5-10 रुपये ऊपर नीचे आपको फ्यूचर का प्राइस मिलेगा। उसके बाद हमें और क्या चीज़ ध्यान रखनी है जब भी हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं कि एक्सपायरी क्या है उसकी। एक्सपायरी क्या क्या होती है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है। आप चाहे वो जनवरी का मंथ हो, चाहे फरवरी का मंथ हो, चाहे मार्च का मंथ हो। अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च होगा आपके पास, फरवरी जब चलेगा तब फरवरी मार्च अप्रैल होगा आपके पास, उस तरीके से होगा। उसके बाद हमने लॉट साइज़ के बारे में बात किया कि आप एक स्टॉक या 2 स्टॉक नहीं खरीद सकते, आपको पूरा का पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा। चाहे आप एक लॉट खरीदें 250 का या 2 लॉट खरीदें 500 के या 750 के। और ये जो 250 है ये रिलायंस का लॉट साइज़ है, किसी और स्टॉक का अलग लॉट साइज़ होगा। उसके बाद हमें मार्जिन का ध्यान रखना पड़ता है। मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं देनी पड़ती है। जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं एक मार्जिन देनी होती है, जो हमने पीछे देखा था रिलायंस के केस में 1,36,000 के आसपास थी। अब ये जो 1,36,000 है ये अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होंगी। किसकी कितनी है ये आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं तो आप डाल सकते हैं ज़ीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर, कोई और यूज़ करते हैं तो आप उनका मार्जिन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी सेटलमेंट की, कि सेटलमेंट कैसा होता है कि अगर आप एक्सपायरी से पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को बेच देते हैं। सपोज करिए आपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और एक्सपायरी से पहले ही आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को बेच सकते हैं। जैसे ही आपने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, बेच दिया, अब आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहा। ऑब्लिगेशन तो तभी है ना जब आप उसको होल्ड कर रहे हैं। अगर आप उसको होल्ड नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, आप बीच में बेच के निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में बेच के नहीं निकले और एक्सपायरी हो गई तो आपके साथ सेटलमेंट होगा। और वो सेटलमेंट 2 तरीके के होते हैं। अगर स्टॉक ऑप्शन है तो फिजिकल सेटलमेंट होगा। फिजिकल सेटलमेंट में आपको डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी। अगर आपने फ्यूचर खरीदा है तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने फ्यूचर को सेल किया था तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं तो इंडेक्स में कैश सेटलमेंट होता है, कोई भी स्टॉक्स का डिलीवरी वगैरह नहीं देनी पड़ती है। ये जो सेटलमेंट है दोस्तों ये किस प्राइस पे होगा मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि हाँ फ्यूचर हम खरीदते ही इसीलिए हैं कि अगर बाय चांस कल को प्राइस बढ़ जाता है तो मेरा जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है उसी पे मुझे वैल्यू मिल जाए, तो उसी प्राइस पे होगा आपका सेटलमेंट। 2445 पे आपने फ्यूचर खरीदा था या 47 जो भी था, उसी पे आपका सेटलमेंट होगा। चाहे इस स्टॉक का प्राइस एक्सपायरी वाले दिन 2800 क्यों ना हो जाए, चाहे इसका प्राइस 2800 क्यों ना हो जाए, आपको इसी प्राइस पे इसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो इसी वजह से तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि महंगी चीज आपको सस्ती मिल गई है। अगर फिजिकल सेटलमेंट हो रहा है तो कैश सेटलमेंट हो रहा है तो जो भी इनके बीच में डिफरेंस है उसका पैसा आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। अब दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताई थी कि क्यों ना हम इक्विटी से सीधे शेयर्स खरीद लें। ये सारी चीजें करें ही ना, अगर हमें लगता है कोई स्टॉक बढ़ेगा तो क्यों ना सीधे मैं इक्विटी से शेयर्स खरीद लूं, तो उसमें आपको पूरा 5-6 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे दोस्तों। और यहां पे मार्जिन पे ही काम हो जाता है, 1-1.5 लाख रुपए में ही काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 4 गुना 5 गुना फायदा हो रहा है। इसका मतलब अगर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट या फिर कहिए उसका अंडरलाइंग एसेट 1% से भागेगा ऊपर, तो आपका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट भी 1% से भागेगा। और अगर आपका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट भी 1% से भागा तो ये जो 1% है ये 5-6 लाख की वैल्यू पे लगेगा, लेकिन आपके तो 1 लाख के आसपास लगे हुए हैं। तो इसका मतलब 1% भागने पे आपको 5% का प्रॉफिट होगा। 5% का प्रॉफिट ऑन 1,36,000। तो आपके जो पैसे लगे हुए हैं वो तो 1-1.5 लाख रुपए लगे हुए हैं ना, और ये जो 1% है ये 5-6 लाख के ऊपर लगेगा। तो नेट में आपको प्रॉफिट आपकी कैपिटल पे कितना मिलेगा, वो 5 गुना बढ़कर के मिलेगा। इसीलिए हम फ्यूचर्स को कहते हैं डबल एजिड स्वॉर्ड। डबल एजिड स्वॉर्ड कैसे है कि अगर प्रॉफिट 5% हो रहा है 1% स्टॉक के भागने से, तो लॉस भी उसी रेशो में होगा। अगर स्टॉक 1% भागेगा तो आपको प्रॉफिट 5% होगा, अगर स्टॉक 1% गिरेगा तो आपका लॉस भी 5% होगा। तो आप इसको ऐसे ना समझें कि भाई कम पैसे में ज़्यादा ट्रेडिंग कर लें, कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक डबल एजिड स्वॉर्ड होती है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टॉक 1% से भागा और आपको आपके पैसे 1-1.5 लाख रुपए ही लगे हैं, तो जब स्टॉक 1% से भागेगा और आप 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉट साइज आपने पूरा ले रखा है 250 का, तो 5-6 लाख रुपए की वैल्यू है, उस पे 5-6 लाख की वैल्यू पे 1% बढ़ेगा। लेकिन आपके 1-1.5 लाख रुपए लगे हुए हैं तो आपको 5% के आसपास का प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस भी आपको उसी रेशो में होगा। तो ये एक डबल एजिड स्वॉर्ड होती है, इसको ध्यान से यूज़ करना है जब भी करना है
तो दोस्तों ये तो हमने फ्यूचर्स के बारे में सीख लिया। अगर आप ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने ऑप्शंस के ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से डाले हुए हैं। कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, उसके बाद क्या क्या स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नीचे हेजिंग स्ट्रेटजीज भी होंगी जिसमें आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स को कंबाइन करके कैसे हेज कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आपको ये यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगी, आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।